गायत्री निवास में सब बैठे चाय पी रहे थे। गायत्री एक घूंट पीकर ममता से बोली, ममता, रिद्धिमा को फोन करो और पता करो कि वो आज कितनी बजे आ रही है। ममता कुछ कहती उसके पहले ही रोहित बोल पड़ा, दादी अभी कुछ देर पहले ही मेरी बात हुई है रिद्धिमा से, मैं थोड़ी देर में उसे लेने एयरपोर्ट ही जा रहा हूँ। ये सुनकर गायत्री बहुत खुश हुई और बोली, डेकोरेशन करने वाले भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। हम अपनी रिद्धिमा की सगाई और शादी दोनों बहुत ही धूमधाम से करना चाहते हैं। यहाँ सगाई करेंगे और फिर एक हफ्ते बाद उदयपुर में शादी। ममता ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन रोहित खुश नहीं था। वो मन ही मन बोला, आज रिद्धिमा के आते ही मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। डैड भी यहाँ नहीं है, पर उसकी जिंदगी का सवाल है। मैं यूं उसकी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। और फिर करण तो साफ कह चुका है कि वो ना रिद्धिमा से प्यार करता है और न ही कभी करेगा। मुझे रिद्धिमा को समझाना होगा, इस शादी को करने से उसे रोकना होगा। तभी गायत्री पास बैठी मधु से बोली, मधु जरा हमारे कमरे में आइए बेटा, हमें आपकी मदद की जरूरत है। हम रिद्धिमा के ससुराल वालों के लिए बहुत से गिफ्ट्स लाए हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसे क्या गिफ्ट दे, तो आप चलकर हमारी मदद करिए। मधु ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और खड़ी हो गई। गायत्री भी उठी और ममता से बोली, ममता, डेकोरेशन का सामान लेकर इवेंट वाले आने वाले हैं, तो उनसे पूरे घर और बाहर लॉन का डेकोरेशन करवा दीजिए। ममता ने सिर हिला दिया। गायत्री अपने कमरे की ओर चल दी तो मधु भी लड़खड़ाते हुए उनके साथ जाने लगी। तभी रोहित ने आकर उसकी बांह पकड़ी और बोला, चलो मैं तुम्हें दादी माँ के रूम तक ले चलता हूँ। मधु ने तुरंत उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, नहीं मैं चली जाऊंगी रोहित, थैंक यू, इतनी भी चोट नहीं लगी है मुझे कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़े। इतना कहकर वो गायत्री के पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। रोहित कुछ देर वहीं खड़ा सोच में पड़ गया और फिर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वहीं खड़ी ममता ये सब देखकर मन ही मन बोली, ये रोहित को मधु की इतनी फिक्र क्यों होने लगी है। मुझे इस लड़की का कुछ तो इंतजाम करना होगा। रोहित का झुकाव इसकी और कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। दूसरी ओर मीरा अपना सामान लेकर मधु के कमरे से बाहर आई। उसने अपना बैग नीचे रखा और मोहन के पास आकर बैठी। अंकल, ये मैं आपके लिए शिमला से लेकर आई हूँ, मीरा उन्हें एक पैकेट देते हुए बोली। मोहन तुरंत उसकी ओर देखकर बोले, बेटा क्या जरूरत थी ये लाने की। मधु लाए है ना मेरे लिए स्वेटर। ये स्वेटर नहीं है अंकल, आपको बुक्स रीड करने का बहुत शौक है ना, तो मैं आपके लिए कुछ किताबें लेकर आई हूँ, जिसे पढ़कर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद शिमला में हो। शिमला में ही क्यों, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप हिमाचल प्रदेश में हो, मीरा मुस्कुराते हुए बोली। मोहन के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। फिर तो मैं ये गिफ्ट जरूर लूंगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए उन्हें बुक्स थमा दी और फिर उसने अपने पर्स से एक और छोटा सा गिफ्ट पैकेट निकाला और मोहन को देते हुए बोली, अंकल ये गिफ्ट अबीर के लिए है। जब वो इंदौर वापस आ जाए तो ये उसे दे दीजिएगा, और प्लीज अब ये मत कहिएगा कि इसकी क्या जरूरत थी। मधु की तरह मेरा भी सिर्फ एक ही भाई है, अबीर, और वो भी मुझसे छोटा, इसलिए उसके लिए तो मैं जो चाहे ला सकती हूँ और आप मुझे रोक भी नहीं सकते हैं। मोहन ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर बड़े प्यार से हाथ फेरा तो मीरा ने भावुक होकर उनकी हथेली को चूमा और बोली, अब मैं चलती हूँ अंकल, फिर आऊंगी, आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना। मीरा ने सिर हिला दिया और अपना बैग उठाकर जाने लगी। तभी आरती किचन से बाहर आते हुए बोली, नाश्ता करके जा, वरना मधु को ये लगेगा कि उसकी गैरहाजिरी में मैंने तुझे नाश्ता तक नहीं कराया। मीरा अकड़ कर बोली, थैंक यू आंटी, पर आप मधु की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मैं उससे कह दूंगी कि आपने मुझे नाश्ता करने को कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। चलती हूँ, बाय। इतना कहकर उसने अपना सूटकेस उठाया और चली गई। उसके जाते ही मोहन गुस्से में आरती से बोले, अगर प्यार से नाश्ता करने के लिए कहती तो वो नाश्ता जरूर करती, पर तुम्हें तो आदत पड़ गई है रूखा बोलने की। अगर आज मैं ऐसी हूँ तो उसकी वजह आप हो। आपने मुझे ऐसा बना दिया है, वरना मैं ऐसी कभी नहीं थी। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करें और इस घर की शांति बनाए रखें। आपकी नाजायज बेटी के लिए भी यही अच्छा होगा। इतना कहकर आरती भनभनाती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मोहन भी गुस्से में चीखे, खबरदार आरती, जो मेरी बच्ची को नाजायज कहा। उसके पास उसके पापा का नाम है, मेरी बेटी है वो, मेरी। आरती भी अपना कमरा ठीक करते हुए बोली, सही कहा आपने, आपकी ही बेटी है वो। एक ऐसे बाप की जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया।
और उसी धोखे की पैदाइश है आपकी वो बेटी जिसे आपने मेरे सिर पर लाकर बैठा दिया है। बहुत हो चुका आरती, अगर तुम्हें मेरी बेटी इतनी ही तकलीफ देती है तो चला जाता हूँ मैं उसे लेकर यहाँ से, हमेशा के लिए। मोहन गुस्से में बोले। उनके इतना कहते ही कपड़ों की घड़ी बना रही आरती ने कपड़े फेंके और रूम से बाहर आकर बोली, आप क्यों जाएंगे, ये आपका घर है। तो आपको नहीं, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, वैसे भी घुटन होती है मुझे इस घर में। ये सोच सोचकर रोज मरती हूँ मैं कि मैं उस औरत के घर में रहती हूँ जिसने मुझसे मेरे पति को छीन लिया। मोहन ने अपनी आंखें बंद की और गुस्से में चीखे, तो चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे जाने के बाद कम से कम मेरी बच्ची अपने घर में चैन से तो सो पाएगी, उसे तुम्हारी कड़वी बातें तो नहीं सुननी पड़ेगी। उसे इतनी चोट लगी है फिर भी तुम्हें उस पर दया नहीं आई। आते ही उसे ताने मारना शुरू कर दिए तुमने। मजबूरी में मेरी बीमार बेटी को नौकरी पर जाना पड़ा। 2 दिन अगर वो घर में आराम कर लेती तो पता नहीं क्या लूट जाता तुम्हारा। उनकी बातें सुनकर आरती ने गुस्से में अपना मुंह फेर लिया। मोहन अपनी व्हील चेयर धकेलते हुए उसके पास आए और बोले, तुम्हारा मुजरिम मैं हूं तो सजा भी मुझे दो। मेरी बच्ची को बिना किसी कसूर के सजा देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर तुम उसकी मां नहीं बन सकती तो कम से कम सौतेली मां भी मत बनो। आरती हैरानी से उन्हें देखने लगी। मोहन फिर से गुस्से में बोले, अगर मधु के पास कोई और आसरा होता तो मैं उसे इस घर में तुम्हारे पास कभी नहीं लाता, पर मजबूर था मैं। अपनी छोटी सी बच्ची को बेसहारा छोड़ने का पाप नहीं कर पाया मैं। तुम्हारी तरह पत्थर दिल जो नहीं हूँ। आरती ने भी पलटकर जवाब दिया, हाँ हूँ मैं पत्थर दिल और ऐसी ही रहूंगी। पर आप क्या है, खुद से पूछा है कभी? आपको उस वक्त अपनी बेटी की परवाह तो थी पर अपनी पत्नी की नहीं। सालों पहले भी आपने यही किया था और आज भी आपने यही किया है, पर अब मैं अपनी और बेइज्जती इस घर में नहीं करवा सकती। आप और आपकी बेटी सुकून से रहिए इस घर में। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर भोपाल, हमेशा के लिए। इतना कहकर वो भन-भनाती हुई अपने कमरे में आई और अपना सूटकेस उठाकर पैकिंग करने लगी। वो अपने कपड़े सूटकेस में डालते हुए फिर से बोली, मुझे तो पहले से ही पता था कि मैं एक सपोली को पाल रही हूँ जो अपनी माँ की तरह एक ना एक दिन मुझे जरूर डसेगी। आखिरकार ही दिया इस लड़की ने मुझे बेघर, पर अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी, आज ही चली जाऊंगी। इतना कहकर उसने गुस्से में अपने सूटकेस की जिप बंद की और उसे उठाकर कमरे से बाहर आई। कह दीजिएगा अपनी बेटी से कि अब वो इस घर में सुकून से रह सकती है। चली गई उसकी सौतेली माँ। इतना कहकर आरती जाने लगी। मोहन भी गुस्से में अपने हाथों से व्हीलचेयर घुमाते हुए उसके पीछे दरवाजे की ओर आकर बोले, हाँ चली जाओ और अब कभी लौटकर मत आना। वो गुस्से में दरवाजा बंद करने लगे, पर तभी उनकी व्हीलचेयर दरवाजे के बाहर बनी। सीढ़ियों पर लुढ़कती हुई नीचे जा गिरी। कुछ गिरने की आवाज सुनकर आरती ने पलटकर देखा। मोहन को जमीन पर गिरा देखकर उसके हाथ से सूटकेस छूट गया और वो मोहन की ओर दौड़ी। आस पड़ोस के लोग भी भागते हुए उनके पास आ गए और सबने मिलकर उन्हें सहारा देकर उठाया। मोहन साहब आप ठीक तो हो ना? उनके एक पड़ोसी मिश्रा जी ने पूछा। आरती ने भी घबराकर उन्हें पकड़ा। क्या हुआ जी, आप ठीक तो हो ना? तभी मोहल्ले के कुछ लोग उन्हें उठाकर उनके घर में ले आए। आरती भी घबराई हुई सी उनके पीछे आई। मोहल्ले वालों ने मोहन को बेड पर लेटाया तो आरती बोली, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। वो भागती हुई किचन में चली गई। तभी मोहन के पास खड़ा एक लड़का बोला, मैं पास के क्लिनिक से डॉक्टर चौबे को लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो भागता हुआ वहां से चला गया। आरती पानी का ग्लास लेकर मोहन के सिरहाने बैठी और बोली, पानी पी लीजिए। मोहन ने गुस्से में आरती का हाथ झटक दिया। ये देखकर पास खड़े मिश्रा जी बोले, मोहन साहब पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया तो मिश्रा जी फिर से बोले, भगवान का शुक्र है कि आपको कोई चोट नहीं लगी। अपना ख्याल रखिए मोहन साहब। मधु ने आपको ऐसे देख लिया होता तो उस बिन माँ की बच्ची पर क्या बीतती, कभी सोचा है आपने? अपने बारे में ना सही, उसके बारे में सोचकर ही अपना ख्याल रखिए। आपको डॉक्टर ने वैसे भी आराम करने के लिए कहा था, इसलिए इतना गुस्सा मत किया कीजिए। जिस दिन आप ठीक हो जाएंगे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। मोहन ने आंसू भरी नजरों से उनकी ओर देखा और बोले, कुछ ठीक नहीं होगा। ना जाने कब तक मेरी बच्ची को बिना किसी कसूर की सजा मिलती रहेगी। कब तक वो अकेली सबकी जिम्मेदारी उठाकर भी बेइज्जती सहती रहेगी। ना जाने कब कोई ऐसा मेरी बच्ची की जिंदगी में आएगा जो उसके दर्द को समझेगा, उसका ख्याल रखेगा, उसे हर दर्द और हर तकलीफ से दूर रखेगा। मैं तो मेरी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पाया और शायद कभी कर भी ना पाऊं।
इसलिए उठते बैठते हर रोज भगवान से बस यही दुआ मांगता हूँ कि मेरी बेटी की शादी ऐसे घर में हो जहाँ उसे मान सम्मान के साथ ढेर सारा प्यार भी मिले। ऐसा पति मिले जो उसे अपनी पलकों पर बैठाकर रखे, खुद से भी ज्यादा मेरी मधु का ख्याल रखे। आरती ये सब सुनकर रोते हुए वहां से चली गई। मिश्रा जी ने मोहन की कलाई पर अपना हाथ रखा और उन्हें दिलासा देते हुए बोले, भगवान सबकी सुनता है मोहन साहब, बस किसी की जल्दी सुन लेता है तो किसी की बहुत देर से। आपकी भी जरूर सुनेगा और फिर आप तो बहुत किस्मत वाले हैं जो भगवान ने आपको मधु जैसी बेटी दी है। आप देखिएगा मधु को कोई राजकुमार ही मिलेगा जो उसका बहुत ख्याल रखेगा, उसे बहुत खुश रखेगा। आरती बाहर खड़ी ये सब सुन रही थी, तभी डॉक्टर साहब वहां आ गए। उनके आते ही आरती भी उनके पीछे पीछे कमरे में आ गई। डॉक्टर चौबे ने मोहन का चेकअप करते हुए पूछा, क्या हुआ शर्मा जी, आप गिर कैसे गए? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने मोहन का बीपी चेक किया और बोले, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप सिर्फ आराम करिए और किसी भी बात का टेंशन मत लिया कीजिए वरना बात बिगड़ सकती है। पहले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बेवजह का स्ट्रेस क्यों लेते हैं आप? डॉक्टर की बातों से आरती को घबराहट होने लगी। डॉक्टर ने एक पर्ची पर दवाइयां लिखकर आरती को दी और बोले, भाभी ये दवाइयां मंगवा लीजिए और सुबह शाम देते रहिए, एक गोली अभी दे दीजिए, शाम तक बीपी कम हो जाएगा। नमक और तेल मसाला थोड़ा कम कर दीजिए और कहिए इनसे और मधु से कि ज्यादा स्पाइसी खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। और घबराए मत, बस इन्हें टेंशन से थोड़ा दूर रखिए। जी, आरती आहिस्ता से बोली। पास खड़े मिश्रा जी भी डॉक्टर से बोले, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ आता हूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर सिर हिलाकर उनके साथ चले गए। इधर मधु गिफ्ट सेलेक्ट करने में गायत्री की मदद कर रही थी। उसने एक गिफ्ट पैकेट पर नाम लिखते हुए पूछा, वैसे दादी माँ आपने सबके लिए गिफ्ट लिए हैं, पर रिद्धिमा जी के होने वाले पति के लिए तो कोई गिफ्ट लिया ही नहीं। गायत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मधुकरण थोड़ा अलग तरह का इंसान है, उसे गिफ्ट्स लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो सगाई में टाइम पर पहुंच जाए, यही हमारे लिए बहुत होगा। मधु ये सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी और मन ही मन बोली, मधु तू जहां भी जाती है ये करण नाम तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ता। नंदिनी के होने वाले पति का नाम भी करण था, जिसे मेहंदी वाली ने गलती से तेरी हथेली पर लिख दिया था। और शिमला में तुझे बचाने वाला भी करण नाम का ही इंसान था। और अब यहाँ भी रिद्धिमा जी की जिनसे सगाई होने जा रही है उनका नाम भी करण ही है। अजीब सा इत्तेफाक है, अगर तूने मीरा को ये बात बताई तो वो तो फिर से शुरू हो जाएगी। मधु क्या सोच रही है बेटा? तभी गायत्री ने उसकी ओर देखकर पूछा। मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही। गायत्री मुस्कुराते हुए अपने बैग से उठी और उन्होंने अपनी अलमारी में से एक खूबसूरत सी बनारसी साड़ी निकालकर मधु की ओर बढ़ाई और पूछा, मधु ये साड़ी कैसी है? मधु ने साड़ी हाथों में ली। हरे रंग की खूबसूरत सी बनारसी साड़ी देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो साड़ी को छूकर बोली, वाह दादी माँ, ये साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, जो भी इसे पहनेगा बहुत सुंदर लगेगा। गायत्री ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और बोली, हम ये चाहते हैं बेटा कि कल रिद्धिमा की सगाई में आप ये साड़ी पहने। मधु हैरानी से उन्हें देखने लगी। तभी गायत्री ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा हम आपको भी अपनी पोती और इस घर के सदस्य के रूप में देखते हैं। हम चाहते हैं कि कल रिद्धिमा की तरह आप भी बहुत खूबसूरत लगे। ये हरे रंग की साड़ी आप पर खूब खिलेगी, प्लीज कल इसे जरूर पहनिएगा। मधु ने परेशान होकर उनकी ओर देखा और बोली, आई एम सॉरी दादी माँ, पर यह साड़ी बहुत महंगी है और मैं आपकी दी हुई इतनी महंगी साड़ी पहनकर अपने माँ और पापा का अपमान नहीं करना चाहती, पर आपको ना कहकर मैं आपका अपमान भी नहीं करूंगी, इसलिए मैं कल आपकी दी हुई साड़ी ही पहनूंगी, पर ये वाली नहीं बल्कि वो साड़ी पहनूंगी जो आपने मुझे मेरे बर्थडे पर गिफ्ट की थी। गायत्री बहुत प्यार से उसे देखने लगी। दरवाजे पर खड़ा रोहित मधु की ये बातें सुनकर मन ही मन बोला, आज समझ आया मधु कि क्यों दादी तुमसे इतना प्यार करती है और क्यों मैं तुम्हारी ओर खींचता चला जा रहा हूँ। तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत पलट कर देखा तो पीछे मीरा खड़ी थी। मीरा तुम? रोहित मुस्कुराते हुए बोला। मधु ने जैसे ही उसके मुंह से मीरा का नाम सुना तो तुरंत पलट कर देखा। तभी मीरा मुस्कुराते हुए रोहित से बोली, हाय रोहित। मधु ने तुरंत साड़ी बैग पर रखी और रूम से बाहर आकर बोली, मीरा तू यहाँ क्या कर रही है? मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस यहाँ से गुजर रही थी
तो सोचा कि तुझे भी साथ लेते चलूं, वरना तू तो बस में आएगी। उसकी बातें सुनकर मधु मुस्कुरा दी। मीरा गायत्री के पास आई और उनके पैर छूकर बोली, नमस्ते दादी। खुश रहिए बेटा, गायत्री उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली। तभी पास खड़े रोहित ने उसे बैठने का इशारा किया। सबके बैठते ही गायत्री मीरा से बोली, मीरा बेटा, कल हमारी पोती रिद्धिमा की सगाई है और हम चाहते हैं कि आप भी कल मधु के साथ सगाई में आए। ये सुनकर मीरा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, पर उसने अपनी खुशी किसी को जाहिर नहीं होने दी और मधु को इशारा करने लगी। मधु उसे ऐसे इशारा करते देख मुस्कुरा दी। हाँ मीरा प्लीज, कल तुम्हें भी सगाई में आना होगा। तभी रोहित भी बोला। रोहित के कहने से उसकी खुशी और बढ़ गई और वो तुरंत बोली, अगर तुम भी यही चाहते हो तो मैं कल जरूर आऊंगी रोहित। तभी गायत्री भी बोली, सिर्फ कल ही नहीं, आप दोनों सगाई के बाद रिद्धिमा की शादी के लिए हमारे साथ उदयपुर भी चल रही है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। सुना आप दोनों को भी हमारे साथ उदयपुर चलना होगा, क्योंकि रिद्धिमा की शादी उदयपुर के एक पैलेस में होने जा रही है। हम सब एक हफ्ते वहीं रहने वाले हैं। और मधु, आप तो ना बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि आपका हमारे साथ चलना आपकी जॉब का ही हिस्सा है। वहाँ शादी की धूमधाम में आपको ही हमारा ख्याल रखना होगा। मधु कुछ पल सोचकर बोली, पर दादी माँ, मुझे आपके साथ जाने के लिए अपने पापा से इजाजत लेनी होगी। अगर वो हाँ कहेंगे तो ही मैं आपके साथ चल सकूंगी। उसकी बातें सुनकर मीरा मन ही मन बोली, ये लड़की खुद तो किसी से प्यार करेगी नहीं और मेरी लव स्टोरी को भी शुरू नहीं होने दे रही है, इडियट। तभी रोहित ने अपनी दादी की गोद में सिर रखा और पूछा, वैसे मधु, अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें उदयपुर जाने की इजाजत नहीं दी तो ये नहीं जाएगी। मीरा ने मधु को घूरते हुए फट से जवाब दिया। मीरा के जवाब देने के तरीके पर रोहित को हंसी आ गई और हंसते हुए बोला, और अगर मधु नहीं जाएगी तो तुम भी नहीं जाओगी, है ना? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और मधु को घूरने लगी। कोई बात नहीं बेटा, आप आपके पापा से इजाजत ले लीजिए, वो जरूर हाँ कह देंगे, और अगर वो ना कहेंगे तो हम उनसे बात कर लेंगे। गायत्री के इतना कहते ही मधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने आहिस्ता से अपनी गर्दन हिला दी। तभी घर का एक नौकर वहां आकर बोला, दादी माँ गाड़ी निकलवा दी है। ठीक है तुम जाओ, हम अभी आते हैं। गायत्री के इतना कहते ही नौकर चला गया। उसके जाते ही मधु ने उनसे पूछा, दादी माँ हम कहीं जा रहे हैं? गायत्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप नहीं, सिर्फ हम जा रहे हैं बेटा। हमें कुछ बात करने के लिए रिद्धिमा के ससुराल जाना है। अगर आपको चोट नहीं लगी होती तो हम आपको अपने साथ जरूर लेकर जाते, पर आपको बहुत चोट लगी है बेटा, इसलिए आप यही आराम करिए। आज हम अकेले ही चले जाएंगे। उनकी बातें सुनकर मधु परेशान हो गई और फिर बोली, दादी माँ आपका ख्याल रखना मेरा जॉब है। मुझे सिर्फ छोटी सी चोट लगी है, इसलिए मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी प्लीज। पर मधु बेटा आप, गायत्री ने इतना कहा ही था कि तभी मधु उन्हें टोकते हुए बोली, प्लीज दादी माँ ना मत कहिएगा, क्योंकि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चलूंगी बस। गायत्री मुस्कुरा दी, ठीक है आप ही हमारे साथ चलिए। मीरा ये सुनकर उठकर खड़ी हुई और मुंह बनाकर बोली, तो फिर मैं यहाँ क्या करूंगी? आप रोहित के साथ रिद्धिमा को लेने एयरपोर्ट चली जाइए, तब तक हम भी खुराना मेंशन होकर आते हैं, फिर आप आपकी सहेली को अपने साथ ले जाइएगा, ठीक है? गायत्री बोली। ये सुनते ही मीरा की आंखों में जैसे चमक आ गई। तभी रोहित मन ही मन बोला, दादी आप मीरा को अपने साथ ले जाइए और मधु को मेरे साथ भेज दीजिए। ठीक कहा ना हमने रोहित? तभी गायत्री ने उसकी ओर देखकर पूछा तो रोहित ने चौंक कर तुरंत जवाब दिया, जी दादी माँ। मीरा मन ही मन बहुत खुश हुई। गायत्री और मधु मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। उनके जाते ही मीरा रोहित के पास आई और उसने पूछा, चले रोहित? हाँ चलो, रोहित मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला। दोनों जाने लगे, पर तभी वहां ममता आ गई। रूम में आते ही उसकी नजर मीरा पर पड़ी तो उसका पहनावा देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा, रोहित ये कौन है? रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मोम ये मीरा है, मेरी दोस्त। नमस्ते आंटी, मीरा हाथ जोड़कर बोली। ममता ने उसकी ओर देखकर रोहित से पूछा, पर रोहित तुमने पहले तो कभी मीरा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। रोहित ने अपनी मोम की दोनों बाहें पकड़ी और उन्हें बेड पर बैठाकर बोला, मोम मीरा और मधु दोनों से मेरी मुलाकात कुछ वक्त पहले ही हुई है। मधु का नाम सुनकर ममता का पारा चढ़ गया, पर उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए मीरा से बोली, मधु के बारे में तो हम सब जानते हैं,
पर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं। ये सुनकर मीरा मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठी और बोली, आंटी मेरे डैड का नाम हरनाम सिंह है और मेरे डैड का सीमेंट का बहुत बड़ा बिजनेस है। शहर में जितनी भी सीमेंट की दुकानें हैं वहाँ माल हमारे यहाँ से ही सप्लाई होता है। 500 से भी ज्यादा ट्रक चलते हैं हमारे। मीरा के डैड का नाम सुनकर ममता आंखें फाड़े उसे देखने लगी और रोहित भी सोच में डूब गया। उसने तुरंत ममता से पूछा, मोम आपको ये नाम कहीं सुना हुआ नहीं लगता। ममता मुस्कुराते हुए रोहित से बोली, तुम्हारे डैड और बलदेव भाई साहब की सारी साइट्स पर सीमेंट मीरा के डैड के गोडाउन से ही आता है। इनफैक्ट खुराना कंस्ट्रक्शन की साइट इंडिया के किसी भी कोने में चले सीमेंट मीरा के डैड ही भिजवाते हैं। ये सुनकर रोहित के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वाओ मीरा, इसका मतलब हमारी फैमिली टक्कर की है, रोहित फट से बोला। मीरा मुस्कुरा दी। आप चले मीरा, देर हो रही है, रिद्धिमा की फ्लाइट बस आने ही वाली है। रोहित के इतना कहते ही मीरा ने सिर हिला दिया और रोहित के साथ जाते हुए ममता से बोली, बाय आंटी। बाय बेटा। मीरा और रोहित चले गए। उनके जाते ही ममता खुद से बोली, ये मधु तो बहुत चालाक लड़की है, अमीर लोगों से दोस्ती करनी इसे खूब आती है। दूसरी ओर गायत्री की गाड़ी देखते ही खुराना मेंशन के गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। गायत्री की गाड़ी दोनों ओर बने खूबसूरत से गार्डन से होती हुई अंदर जाने लगी। मधु ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ा कर लिया और बोली, बाप रे, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी खूबसूरत महल की ओर बढ़ रही हूँ। ये सुनकर गायत्री को हंसी आ गई। मधु गाड़ी से बाहर देखते हुए फिर से बोली, देखिए ना दादी माँ, यहाँ गार्डन में कितने सारे अलग अलग तरह के फूल लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सारे देश से फूल लाकर यहाँ लगा दिए गए हो। तभी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी रोक दी। मधु उस बड़े से घर को देखते हुए उनके साथ गाड़ी से बाहर आई। बाहर आते ही गायत्री की नजर लॉन में बैठी शालिनी और शोभा पर पड़ी। गायत्री को देखते ही शालिनी ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और उठकर उनकी ओर बढ़ी। वो गायत्री के पैर छूकर बोली, नमस्ते मान जी। तभी उसकी नजर मधु पर पड़ी और उसने हैरानी से पूछा, तुम? मधु ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर शालिनी के पैर छुए और बोली, नमस्ते आंटी। गायत्री दोनों को हैरानी से देखने लगी। शालिनी ने मधु की चोट की ओर देखा और उसके गाल को छूकर पूछा, मधु ये चोट कैसे लगी तुम्हें बेटा? मधु ने शालिनी की हथेली थामकर जवाब दिया, कुछ नहीं आंटी, बस छोटी सी चोट लग गई है। शालिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो गायत्री से बोली, आइए मान जी, आओ मधु। दोनों उसके साथ शोभा की ओर बढ़ी। गायत्री ने आगे बढ़ते हुए मधु से पूछा, आप दोनों एक दूसरे को जानती है? मधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी दादी माँ, मैं आंटी से खजराना गणेश मंदिर में मिली थी। तभी शोभा ने उठकर गायत्री के सामने अपने हाथ जोड़े और बोली, नमस्ते गायत्री जी, आइए बैठिए। दोनों के बैठते ही शालिनी ने मधु की बांह को छुआ और शोभा की ओर इशारा करके बोली, मधु ये मेरी माँ है और सास भी। मधु ने मुस्कुराते हुए उनके पैर छुए और बोली, नमस्ते। शोभा ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बैठो बेटा। मधु के बैठते ही उन्होंने गायत्री से पूछा, आपने हमें बताया नहीं कि ये प्यारी सी गुड़िया कौन है? गायत्री ने मधु की ओर देखकर जवाब दिया, बच्चों के विदेश जाने के बाद हम इतने बड़े बंगले में अकेले रह जाते थे शोभा जी, बस इसलिए हमने मधु को अपॉइंट कर लिया। ये हमारा ख्याल भी रखती है और इनके साथ हमारा मन भी लगा रहता है। शालिनी मधु के बारे में जानकर बहुत खुश हुई, पर मधु का ध्यान चारों ओर लगे फूलों पर था। ये देखकर गायत्री उससे बोली, मधु आप जाकर गार्डन देख लीजिए, तब तक हम शोभा जी से बात कर लेते हैं। मधु के मन की हसरत जैसे पूरी हो गई हो। वो तुरंत उठकर बोली, थैंक यू दादी माँ। वो तेज तेज कदमों से गार्डन में लगे फूलों की ओर बढ़ने लगी। वो इतनी खुश थी कि उसे अपनी पैर में लगी चोट का जरा भी एहसास नहीं हुआ। शालिनी की नजर सिर्फ उस पर ही थी। मधु को खुश देखकर वो भी मुस्कुरा रही थी। मधु एक एक फूल को छूकर देख रही थी। तभी करण अपनी गाड़ी लिए गेट से अंदर आया। गाड़ी ड्राइव करते हुए अचानक उसकी नजर मधु पर पड़ी, जो फूलों को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसे अपने घर में देखकर करण हैरान रह गया और उसने तुरंत अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और सामने देखने लगा। तभी मधु के पैर में कुछ चुभा और वो बैठकर अपना पैर देखने लगी। करण ने ब्रेक लगाते ही फिर से उस ओर देखा जहां उसने मधु को देखा था, पर उसे मधु कहीं नजर नहीं आई। पूरे रास्ते उस लड़की के बारे में सोचता हुआ आया हूँ, शायद इसलिए वो मुझे मेरे घर में नजर आ रही है, करण खुद से बोला। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं
तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।